नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि भविष्य में आप अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है और किस तरीके से कंपनियां आईपीओ के थ्रू लोगों को धोखा दे देती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को धोखा दे देती हैं और उनको लंबा नुकसान हो जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये पैसे रुपए से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर ये है कि सेबी कौन है? सेबी वो संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। पैसे रुपए से जुड़ा हुआ जो मामला है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो शेयर मार्केट से होकर के गुजरता है, उसको रेगुलेट करती है। जो भी कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस कर रही हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करती है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने का काम करती है कि जो शेयर मार्केट होगा वो किस तरीके से काम करेगा, जो मनी मार्केट होगा वो किस तरीके से काम करेगा, जो क्रिप्टो होगा, जो भी एक्सचेंजेस होंगे वो किस तरीके से रेगुलेट किए जाएंगे। वो बहुत बड़ा इसमें सेबी का रोल होता है। सेबी को आप इस तरीके से समझिए कि वो सलमान खान है बिग बॉस का, बिग बॉस हाउस का वो बिग बॉस है। वो देखता है, सबके ऊपर नजर रखे हुए है, कैमरा उसने फिट कर रखे हैं और उसको सबकी हर बात की खबर है कि आखिर कौन क्या कर रहा है, किसको बाहर निकालना है, किसको अंदर डालना है। और इसी बाहर निकालने अंदर डालने की कड़ी में इस बार जो निशाना बना है वो है ओयो होटल्स। रितेश अग्रवाल, याद आया होगा आपको, कुछ हाल ही में शादी हुई है उनकी। उनको सेबी ने कहा ठीक है भैया, आपकी शादी हो गई, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप कागज पाथर हमारे पास जमा करवाए हो आईपीओ के लिए, उसको लेकर के आप जाओ, घर पे आराम करो, थोड़ा दिन छुट्टी उट्टी मनाओ, फिर उसके बाद वापस आना। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले दिनों में जो आईपीओ के थ्रू कांड हुआ है लोगों के साथ, वो बहुत ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा चुका है। किसने किया यह कांड? पेटीएम ने, जोमैटो ने, नाइका ने। ये सभी वो कंपनीज हैं जिनमें पैसा लगा करके रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ही बड़ा लंबा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने लगभग अपनी 75% तक, 50% तक वेल्थ को खो दिया है, पैसे को खो दिया है। और जब इतना बड़ा नुकसान होता हुआ देखा सेबी ने, तो उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिरकार जो भी कंपनीज आईपीओ के लिए आ रही हैं, उनका कागज पाथर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी भविष्य की रणनीति क्या है, उनका जो बैलेंस शीट है, उनकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, जो उनके पास एसेट्स हैं वो पॉजिटिव एसेट्स हैं या निगेटिव एसेट्स हैं, कैश फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है कैश फ्लो या निगेटिव है कैश फ्लो, प्रॉफिट है कि नहीं, मार्जिन कैसा है, टर्नओवर कैसा है। इन सभी चीजों की जांच शुरू कर दी गई है सेबी के द्वारा। हालांकि ये जांच पहले भी होती थी, डीआरएचपी पहले भी जमा कराया जाता था, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ाई के साथ में निगरानी रखी जा रही है, उसकी जांच पड़ताल बहुत ही अच्छे से हो रही है। और इसीलिए सेबी ने इनको सिर्फ ओयो को नहीं, बल्कि और बहुत सी कंपनीज हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि भैया आपको आईपीओ हम नहीं लाने देंगे, अगली बार आना, जाओ दूसरा डीआरएचपी बनाओ और फिर लेकर के आओ हमारे पास, और फिर हमें बताओ कि क्या कुछ तुमने सुधार किए हैं। पूरा क्लियर डाटा दो अपना कि कितना तुमको फायदा हो रहा है, तुम्हारी वैल्यूएशन क्या है, ये सभी चीजें क्लियर बताओ, तभी हम तुमको आईपीओ लाने देंगे। और इसी वजह से ये खबर बनी है कि सेबी टेक्स स्ट्रिक्टर अप्रोच इन आईपीओ क्लियरेंस, रिटर्न ड्राफ्ट पेपर ऑफ द 6 कंपनीज। उन 6 कंपनीज में एक कंपनी मोबाइल बनाने वाली लावा कंपनी भी है। लावा कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है और मोबाइल के मार्केट्स में काफी तेजी से उभर रही है, अपनी पहचान बनाती जा रही है, लेकिन आईपीओ नहीं ला पाएगी। आईपीओ इसलिए नहीं ला पाएगी क्योंकि गड़बड़ी में वो भी शामिल है, यानी कि उसके भी जो ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराए गए थे, सेबी उनको समझ नहीं पाई। अनपढ़ है क्या सेबी कि बातें समझ नहीं पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बातों को गोल मोल घुमा करके ड्राफ्ट में लिखेंगे और जमा करेंगे, जिससे ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपकी फ्यूचर के गोल्स क्या हैं और आप जो आईपीओ ला रहे हो उसके पीछे आपकी वजह क्या है, गोल क्या है, तो सेबी आपको रिजेक्ट करेगी ही, और वही कर रही है सेबी। अब सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ध्यान दे रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूबना नहीं चाहिए आईपीओ के थ्रू, अदरवाइज आने वाले समय में मार्केट सेंटीमेंट्स खराब हो जाएंगे। मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे खराब हो जाएंगे अभी बताते हैं। देखिए, अगर जोमैटो की तरह जैसे पैसा डूब गया जोमैटो में, नाइका में जैसे पैसा डूब गया,
पेटीएम में पैसा डूब गया, तो लोगों के मन में यह लगने लगेगा कि आईपीओ का मतलब पैसे का डूबना, लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अगली बार कोई अच्छी कंपनी भी अगर आईपीओ लेकर के आएगी तो फिर लोग उनको पैसा देंगे ही नहीं, और अगर जब पैसा नहीं देंगे तो ऐसे में शेयर मार्केट का पूरा खेला ही खराब हो जाएगा, कंपनीज वहां पे आ ही नहीं पाएंगी। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पैसे के फ्लो में कंपनीज को पैसा नहीं मिल पाएगा, फंड नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये जो आईपीओज हैं ये बर्बाद क्यों हो जा रहे हैं, या फिर एक तरीके से लोगों का पैसा उसमें डूब क्यों जा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले पेटीएम जो है, पेटीएम का जो प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। यानी कि जब पहली बार आप आईपीओ लेकर के आए तो जिस प्राइस पर शेयर मार्केट में आपका शेयर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, खरीदी बिक्री जिस पैसे पे स्टार्ट हुई, उसको कहा जाता है लिस्टिंग प्राइस। तो 1955 रुपए की लिस्टिंग प्राइस थी पेटीएम की, और फिर उसके बाद पहले ही दिन उसने 9% का लॉस देखा, यानी कि 9% तक उसकी वैल्यू गिर गई, और फिर पैसा 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 करते 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 वो गिरता चला गया। कितना गिरा? इतना गिरा कि भैया इनके जो फाउंडर हैं उनको रुला दिया, और रुलाया भी इतनी बुरी तरीके से कि पूरा जो प्राइस है वो इस समय पे 623 रुपए है। मार्केट में 623 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है पेटीएम का। 623 रुपए का मतलब सीधा सा समझिए 6×18, यानी कि लगभग 1/3 पैसा आके बचा हुआ है, 2/3 पैसा जो आपका था वो निपट चुका है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए पेटीएम में लगाए थे तो 1 लाख का आपके पास हो सकता है 33,000 ही बचा हुआ हो, यानी कि 33,000 रुपए ही अब आपके पास बचे हुए हो सकते हैं, बाकी का पैसा आपका डूब चुका है। ठीक है, तो अब आगे समझेंगे कि आखिरकार आईपीओस के पैसे डूब क्यों रहे हैं, क्यों आईपीओस को नुकसान हो रहा है, क्यों आईपीएस में इन्वेस्ट करके लोगों को नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि आखिरकार कंपनीज बनती कैसे हैं, वो बड़ी कैसे होती हैं, और कैसे आईपीओस में आती हैं। तो चलिए उसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आखिरकार कंपनीज का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले समझिए, जब कोई कंपनी, मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक कंपनी बनाने जा रहा हूं, मैंने एबीसी नाम की एक कंपनी बनाई। ठीक है भैया, अब ये एबीसी नाम की कंपनी जो है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है अभी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। ओके, अब 1 लाख रुपीज की एक कंपनी है, 1 लाख रुपए की कंपनी है। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझते जाइएगा कि 1 लाख रुपए की जो कंपनी है आज, इसको मैं 5 साल के बाद क्या करूंगा, इसमें लोगों को रखूंगा, व्यापार करूंगा, कुछ सामान बेचूंगा, कुछ सामान खरीदूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा मुनाफा बढ़ेगा, फायदा हमारा बढ़ेगा, टर्नओवर हमारा बढ़ेगा। अब जब हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, मुझे मालूम है कि मैं 1 लाख रुपए लगा करके एक कंपनी स्टार्ट किया था। ठीक है, अब उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा, मुनाफा बढ़ने लगा, लेकिन हो क्या रहा है, मैं तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास आइडिया तो है, मेरे पास मालूम है कि मेरे पास दिमाग है, अगर मेरे को 4-10 लोग और मिल जाएं, 20 लोग और मिल जाएं, मेरे क्लाइंट्स हैं, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं मेरी कंपनी में जो और एम्प्लॉइज आ जाएं, तो मैं काफी तेजी से उसको ग्रो कर सकता हूं। मेरे पास आइडिया है, तो मैं उस आइडिया को लेकर के लोगों के पास जाऊंगा कि सर एक काम करिए, पैसा दीजिए मुझे। किसके पास? इन्वेस्टर्स के पास। ये इन्वेस्टर्स जो आपको पैसा देंगे आपके आइडिया के ऊपर, आपके विजन के ऊपर। आप उनको बताएंगे कि सर मेरे पास ये आइडिया है, इस तरीके से मैं जो आज 1 लाख की कंपनी है मेरी, उसको आने वाले समय में मैं 10 लाख का बना दूंगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर आपके ऊपर पैसा लगाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि इन्वेस्टर ने मान लिया कि आपकी कंपनी के लिए जो आपके पास आइडिया है उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन हुई आपकी कंपनी की वो हो गई 10 लाख रुपीज। 10 लाख, अब समझिए बात को, 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन हो गई। 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन, इस वैल्यूएशन से मान लीजिए उसको आपने 5% हिस्सा बेच दिया। अब 5% हिस्सा बेचा तो उसने आपको कितना पैसा दिया? अब जब 5% हिस्सा आपने बेचा तो उसने 50,000 रुपए आपको दे दिया, क्योंकि वैल्यूएशन क्या है? 10 लाख। 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन पे 5% आपने बेच दिया, काम धाम शुरू हो गया। उस पैसे को लेके आपको जेब में नहीं डालना है, उस पैसे को फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है। अब क्या है, 95% हिस्सेदारी आपके पास है और 5% हिस्सेदारी सामने वाले व्यक्ति के पास है जिसने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, काम धाम फिर से चालू हुआ। अब ये बढ़ता गया, फिर से आपकी कंपनी बड़ी होती गई, बढ़ती चली गई। अब आपको लग रहा है कि सर पैसा फिर से कम पड़ गया,
पैसा कम पड़ गया और कितना कम पड़ गया। मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल में मैं इस 10 लाख की कंपनी को, जो अभी वैल्यूएशन मेरी 10 लाख की है, उसको 1 करोड़ की बना दूंगा। अब इस 1 करोड़ की वैल्यूएशन का जो थॉट है मेरे माइंड में, जो विचार मेरे माइंड में है, जो विजन मेरे माइंड में है और जो आइडिया मेरे माइंड में है, उसको लेकर के मैं दूसरे इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाऊंगा। वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो आपके कंपनी को एक तरीके से एनालाइज करेंगे कि क्या सच में इसकी वैल्यू इस तरीके से हो सकती है। अगर आप उनको कन्विंस करने में सफलता हासिल कर लेते हैं, आप अगर उनको कन्विंस कर लेते हैं, तो वो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। किस वैल्यू पे? 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे। अब समझिए बात को, 1 करोड़ की वैल्यूएशन हुई। 1 करोड़ की वैल्यूएशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना, 95% ही हिस्सा बचा हुआ था। यानी आपके पास 95 लाख का ही हिस्सा बचा हुआ है। 5 लाख का हिस्सा किसके पास चला गया? उस व्यक्ति के पास जिसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था आपके कंपनी में पहली बार। ठीक, तो ये मामला यहां तक पहुंचा अभी। अब दूसरी बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ, मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति ने 10% और खरीद लिया, तो वो कितना पैसा देगा आपको? वो देगा 10 लाख रुपए। अब उसने 10 लाख रुपए दिया वैल्यूएशन 1 करोड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से आपका वैल्यूएशन 1 करोड़ पहुंच चुका जब आपने पैसा लगाया था 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से 1 करोड़ वैल्यूएशन हो गई। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपने एक आइडिया, एक विजन, उसके तहत पैसा तो ले लिया, लेकिन अगर उस हिसाब से पैसा कमा नहीं पाए, उस हिसाब से मुनाफा आपको हुआ ही नहीं, तो ऐसे में तो धोखा हो जाएगा। किसके साथ में? इस इन्वेस्टर के साथ में जिसने आपको ऊपर पैसा लगाया था। तो जब यहां पे पैसा लगा दिया, पैसा तो लग गया, अब उस पैसे को उगाही कैसे की जाए? तो ये इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया हुआ है, वो इस कंपनी वाले के पास दबाव बनाता है कि भैया आप या तो मेरे शेयर्स खरीद लो इस भाव पे। किस भाव पे? जो मैं 1 करोड़ लगाया था उससे ऊपर के भाव पे, उसके ऊपर के वैल्यूएशन पे, या फिर आप मार्केट में लिस्ट कराओ खुद को। मार्केट में यानी शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर के आओ। और जब आप आईपीओ लेकर के आओगे तो क्या होगा? लोग खरीदेंगे आपके शेयर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स उस समय पे आपके शेयर्स खरीदेंगे और उस समय पे मैं अपने शेयर्स बेच करके वहां से निकल जाऊंगा। और इस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है उतनी है नहीं। और जब उतनी है नहीं तो आने वाले समय में, शुरुआत में तो ठीक है आपने खरीद लिया, 1 महीने 2 महीने के बाद उसके प्राइसेस गिरने लगेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई भी उन शेयर्स का खरीदार ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का मुनाफा ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों को होता है नुकसान। इसी नुकसान को बचाने के लिए सेबी ने कहा है कि आप ये 8,000 करोड़ रुपए का जो आईपीओ लेकर के आ रहे हो ओयो का, उसको रिजेक्ट करो। क्यों? क्योंकि हम रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपने क्लियर कट बताया नहीं है कि आपका विजन क्या है और किस तरीके से आप उस विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ लावा को भी रिजेक्ट कर दिया कि 15,000 करोड़ रुपए आप उगाना चाहते हो, शेयर मार्केट से आईपीओ ला करके नहीं लेने देंगे, क्योंकि तुम भी क्लियर कट बता नहीं रहे हो कि किस तरीके से आगे तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है और किस तरीके से तुम पैसा कमाने वाले हो। इस ओयो की बात करें तो ओयो का नाम है ओरेवेल स्टेज लिमिटेड। ओयो ये मेन कंपनी का नाम है। इस तरीके से ओयो उसका प्रोडक्ट नेम है, जो कि होटल्स के नाम से चलता है, ओयो होटल्स के नाम से। तो इस तरीके से इनका आईपीओ लाने का जो सपना था वो फिलहाल रिजेक्ट किया जा चुका है। आईपीओ क्या है वो हमने आपको बता दिया, किस तरीके से आईपीओ काम करता है। एक चीज और समझ लीजिए कि डीआरएसपी क्या होता है। डीआरएसपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने वाली कंपनी के साथ में मिलकर के, देखिए आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए भी कोई और कंपनी है। वो जो संस्था जो वैल्यूएशन निकालने का काम करती है, जो आपकी कंपनी के ऊपर नजर बनाएगी, अच्छा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको पढ़ेगी और फिर डिसाइड करेगी कि इतना वैल्यूएशन होना चाहिए, तो वो आपका डीआरएसपी बनाने में मदद करती है। तो इस तरीके से डीआरएसपी यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो ये बताएगा कि एक्चुअल में कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की अभी की प्रॉफिट्स क्या है, आने वाले समय में कितना प्रॉफिट्स कमा सकती है, किस तरीके से उसका टर्नओवर चल रहा है, कितने एम्प्लॉय हैं, मतलब जो भी जानकारी है पूरी जानकारियां वहां पर मिला करके डीआरएसपी में रखी जाती है। रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अधूरी जानकारी थी। सेबी को ये चाहिए कि आप ये बताओ कि आपको रिस्क कहां कहां पर है, किस तरीके से आपकी कंपनी में रिस्क हो सकता है, वो सब भी लिख के दो ड्राफ्ट में।
यानी कि डीआरएचपी में। डीआरएचपी में जब लिख करके दे दोगे सब कुछ, सब ओपन क्लियर हो जाएगा, लोग पढ़ लेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, जो हाई नेटवर्थ वाले इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो कि पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं आपके अंदर में, वो सब लोग पढ़ लेंगे क्लियर कट कि भैया ये कंपनी है, इस तरीके से काम करने वाली है, ये इसमें रिस्क हो सकता है, तो वो उस हिसाब से पैसा लगाएंगे आपके ऊपर, और इसी वजह से उनके पैसा डूबने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, घटता चला जाएगा। और इस घटने की वजह से जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो खराब नहीं होंगे, लोगों को नुकसान कम होगा। और यही वजह थी कि सेबी ने इन आईपीओज को लाने से मना कर दिया है, इन 6 कंपनीज के ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो जाहिर है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।